सर मैं ये भी पूछना चाहूँगी ड्रोन्स के बारे में। जैसे हमने जाना इंडियन एयरफोर्स की जो एलिट कमांडो फोर्स है, गरुड़ गरुड़। कमांडो फोर्स, उसकी क्या कहानी है? उसे किस मकसद से बनाया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गरुड़ जो फोर्स है 2004 में बनी थी। ये स्पेशल ग्रुप है हमारा, स्पेशल ऑपरेशंस करते हैं, स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं इसके अंदर, यानी कि हम अपने ही एयरफोर्स के लोगों को स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग देते हैं, कमांडो ट्रेनिंग देते हैं। बहुत ही कठिन और मुश्किल ट्रेनिंग होती है ये। इसे क्यों बनाया गया? इसे बनाया गया है एयरफील्ड की प्रोटेक्शन के लिए। आपने देखा जो पठानकोट में एक टेरर अटैक हुआ था, तो उस एयरफील्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए, जो कि एसिमेट्रिक थ्रेट कहते हैं, जो टेरर एलिमेंट्स की थ्रेट है इसको एसिमेट्रिक थ्रेट कहते हैं, उसके लिए भी बनाया गया है। अनकन्वेंशनल वॉर के लिए भी बनाया गया है। इसलिए भी बनाया गया है कि इसका इस्तेमाल हम युद्ध के अंदर, एनिमी टेरिटरी के अंदर भी कर सकें। सर्च एंड रेस्क्यू पीस टाइम में तो इसको करेंगे ही इस्तेमाल, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू। यानी कि अगर हमारा कोई भी पायलट दुश्मन की टेरिटरी में आके अगर शूट डाउन हो जाता है, तो उसको कैसे हम बचा के वहां से लेके आ सके, उसमें भी इनका रोल होगा। अगर हमें दुश्मन के रेडार्स पे स्ट्राइक करना है, स्पेशल ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसी टेरिटरी, हॉस्टाइल टेरिटरी अपने कंट्रोल में ले आते हैं, वहां पे हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज बनाने हैं, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जितने भी आप स्पेशल ऑपरेशन सोच सकें, तो ये वाली फौज कर सकती है। बिल्कुल सर। हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये देखा जी कि ए.के. भारती सर, उनका एक रिएक्शन बड़ा वायरल हुआ। उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि पाकिस्तान में किराना हिल पर, जो आपने पहले भी बताया था कि किराना हिल पर न्यूक्लियर लीकेज हुआ है, और क्या इंडिया ने वहां भी टारगेट किया था? तो उन्होंने एक बड़ा ही बिटी रिएक्शन दिया, और वो रिएक्शन जो था काफी चर्चित हुआ था। Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ए.के. भारती सर के साथ, क्योंकि आप जानते हो उन्हें? हाँ बिल्कुल। एयर मार्शल भारती मेरे से 7 साल के बाद एयरफोर्स में आए, और हमने कई जगह कई वार्तालाप भी किए, कई जगह एक साथ काम भी किया, और हर जगह मैंने एक चीज उनकी देखी, कामनेस थी, प्रोफेशनल, एकदम डेडिकेटेड। और जो डायरेक्टर जनरल एयर ऑस बनता है, वो प्रोफेशनल होना और काम होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी ने पूरी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को कार्यान्वित करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि वो प्रोफेशनल हो, काम हो, और सेंस ऑफ ह्यूमर अगर हो जिसके अंदर, तो वो ही एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है टीम के अंदर, जिससे सभी में जोश भर जाता है कि अब हमको देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। और ये एक ऐसे अफसर है, बहुत ही प्रोफेशनल है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, और सबसे बड़ी बात है कि कितना भी प्रेशर आ जाए इनके ऊपर, ये हमेशा काम रहते हैं। ये सू-30 के भी पायलट हैं, इन्होंने सू-30 स्क्वाड्रन को कमांड किया है, फाइटर कॉम्बैट लीडर भी हैं, और जो भी महत्वपूर्ण कोर्स है जैसे स्टाफ कोर्स वगैरह, इन्होंने सब बहुत ही अच्छे तरीके से उनको पास किया है। बिल्कुल सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगी आपसे। राफेल ने इंडियन एयरफोर्स को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है, एंड ऐसा कौन सा डिफेंस सिस्टम है, ऐसे कौन से जेट्स हैं जो आप यूएस के पास देखते हैं, इजराइल के पास देखते हैं, और आपको लगता है कि इंडिया के पास भी ये होने चाहिए? देखिए, अगर स्टेल्थ कैटेगरी को छोड़ दें, बिकॉज स्टेल्थ तो आज की लेटेस्ट जनरेशन है, जो भारत अब उसकी तरफ एम्प का प्रोजेक्ट अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो शुरू होने के लिए उन्होंने 15,000 करोड़ पिछले मार्च में दिए थे। उसको अगर हम बात को छोड़ दें, तो उसके बाद ये जहाज लो ऑब्जर्वेबल 4.5 जनरेशन का जहाज है, कैनाट डिजाइन है, मनूवरेबल जहाज है, बहुत ही तेज गति से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। इसमें बहुत अलग अलग की आधुनिक वेपन सिस्टम्स लोडेड हैं। आपको मैंने स्कैल्प मिसाइल बताया था शुरू में, जो इस्तेमाल हुई थी, जिसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर में आपको बता रहा था। बहुत ही हाईली एक्यूरेट मिसाइल है वो, एयर टू ग्राउंड, जो कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। उसी तरीके से एयर टू एयर एक मीटियोर मिसाइल है, जो कि 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तक हवा में ही दूसरे जहाजों को शूट डाउन कर सकती है। बहुत एडवांस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार इसके अंदर लगा है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इस समय एक भी ऐसा जहाज नहीं है जो इसको मात दे सकता है।
उनके पास है J-10, उनके पास JF-17 के 7 स्क्वाड्रन्स हैं और उसमें उन्होंने इंटीग्रेट भी किया है PL-15 को, जो आपने सुना होगा। लेकिन कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जहाज और वेपन सिस्टम का इस एयरक्राफ्ट को अभी इस समय, जब तक वो J-35 को लेते नहीं है, जो 2 स्क्वाड्रन के J-35 जो 5th जनरेशन के हैं वो आने वाले हैं, अभी तक कोई भी ऐसा जहाज नहीं है जो इस जहाज को मात दे सके। सर, एक सवाल आपसे इसलिए भी बनता है, एक लास्ट मैसेज आपसे बनता है, क्योंकि आप खुद एयर फाइटर पायलट रह चुके हैं, एयर कोमोडोर रह चुके हैं, और बहुत से बच्चों का, यंग जनरेशन का ये ड्रीम होता है, ये बनना, ये काम करना, और एयरफोर्स में जाकर, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाकर देश की सेवा करना बहुत से लोगों का ड्रीम होता है। मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि हमने व्योमिका सिंह मैम की ब्रीफिंग देखी, महिलाओं का, विमेंस का एयरफोर्स में आगे क्या रोल होने वाला है, क्या फ्यूचर है, कितना उनका योगदान जो है वो बढ़ने वाला है, प्लस जो बच्चे एयरफोर्स में या आर्म्ड फोर्सेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें और उनके पेरेंट्स को आप क्या सलाह देंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, भारतीय वायुसेना ही एक ऐसा अंग है हमारी सशस्त्र सेना का जिसमें परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। 1900 के करीब महिलाएं हैं जो फाइटर पायलट भी हैं, ट्रांसपोर्ट पायलट भी है, हेलीकॉप्टर पायलट थी व्योमिका सिंह, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत अच्छा काम किया था, और हाई ऑल्टीट्यूड्स में भी बहुत अच्छा काम किया था। तो हमारे जो महिलाएं हैं, हम उनको दूसरे लेवल पे नहीं गिनते, हम उनको सेम लेवल पे गिनते हैं। आज वो कमांडिंग ऑफिसर भी बन सकती हैं, आज वो फाइटर जहाज भी उड़ा सकती हैं, आज वो सबसे मुश्किल जो मिशन है भारतीय वायुसेना के उसमें जा सकती हैं। और इसमें कोई ब्रांच भी नहीं है, हम हर ब्रांच के अंदर हमारे पास है, चाहे वो अकाउंट्स ब्रांच हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, टेक्निकल ब्रांच हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच हो, हर ब्रांच के अंदर हमारे महिलाओं की जो परसेंटेज है वो दूसरे अंगों से ज्यादा है। अब आपने मुझे मैसेज की बात की है, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, ना केवल जो यूथ अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी। मैं किसी से भी आज पूछूं जो मेरे साथ हैं यहाँ पे, अंशिता जी या फिर जो कैमरामैन हैं, उनसे भी पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलें आई, वो सब कहेंगे। कई बार ऐसा समय आया जब हम भगवान से पूछ रहे थे कि मेरे साथ क्यों कर रहे हो ऐसे। आया मैम आपकी ज़िंदगी में ऐसा समय? बिल्कुल, कई बार आया। और उस समय आपने किस चीज से प्रेरणा ली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे समय में मुझे विंस्टन चर्चिल याद आते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, 62 मिलियन लोग, यानी कि 6 करोड़ 20 लाख लोग के करीब मारे गए थे। पूरे व्यापक स्थिति में ये युद्ध हुआ था पूरे विश्व के अंदर, इतनी तबाही मची थी। और उसको जब एलाइज ने जीता, और जीतने के बाद जब वो एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी में गए विंस्टन चर्चिल, तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया, आपकी जीत का मुख्य कारण क्या था? अंशिता जी, उन्होंने सिर्फ 5 शब्द बोले, और 5 शब्द बोलने के बाद वो जाके बैठ गए। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि वो 5 शब्द का मतलब क्या है, और जब समझ आया तो फिर तालियां गूंजती रही। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, नेवर 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 गिव अप। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कभी हार ना माने, गिरे उठे और उस एक्सपीरियंस का फायदा ले, फिर गिरे फिर उठे, फिर उस एक्सपीरियंस का फायदा ले। अगर फिर भी गिरते हैं तो फिर उठें, और अब उस गिरने से सीख लें और उस सीख को अप्लाई करें, आप जरूर जीतेंगे। और तब तक उठते रहिए जब तक आप जीतेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। देश के लिए आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। हम चाहेंगे कि नियर फ्यूचर में हम आपको फिर से इनवाइट करें, और अगर आप भी ये चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और अगली स्टोरी किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको किसी नए पॉडकास्ट के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।